आज 8 मार्च यानी कि महिला दिवस। लेकिन इस मौके पर जहां दुनिया भर में तरह तरह से महिलाओं को उनके अधिकार देने की बात की जा रही है, उन्हें समकक्ष बनाने की बात कही जा रही है पुरुषों के साथ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग ही अंदाज में निकल कर आए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आज बच्चियों के साथ मिलकर अपना दिन व्यतीत किया, और वो भी राजस्थान के झुंझुनू में, वो जगह है जो कि पूरे तरीके से पूरे देश भर में बदनाम था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर भ्रूण हत्या बड़े पैमाने पर हुआ करती थी। लेकिन आज वहां पर पूरा अनुपात बदल चुका है। आज महिलाएं ज्यादा हैं, पुरुष कम हैं, और यह बताता है कि हमारे देश में कितनी बड़ी तब्दीली हो चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के साथ ही शुरू किया, लेकिन आज उसे जिस तर्ज पर वो ले जाने की बात कर रहे हैं और जो उनका इंटरैक्शन दिखाई दिया बच्चियों के साथ, वो प्रदर्शित करता है कि आज हमारे देश की महिलाओं को आगे बढ़ने के कितने रास्ते हैं। कभी बच्चों से मस्ती, कभी मासूमों संग दुलार, कभी बेटियों को पुचकारा, कभी छोटे उस्तादों से की बात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के झुंझुनू पहुंचे और वहां उनका एक अलग अवतार नजर आया। प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी महिलाओं के बीच पहुंच गए। उन्होंने माइक थामकर महिलाओं से बात की। इस दौरान उन्होंने छोटे मासूम बच्चों के साथ मस्ती भी की। एक छोटे से बच्चे के साथ पीएम मोदी टेडी बियर के जरिए दुलार करते नजर आए। छोटे छोटे बच्चों ने पीएम मोदी को डांस करके भी दिखाया। महिला दिवस के मौके पर पीएम की ये तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल इंटरनेशनल वुमेन डे को झुंझुनू में मनाने के पीछे का मकसद इसलिए भी खास था क्योंकि पीएम मोदी ने साल 2014 में झुंझुनू से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की राज्य भर में शुरुआत की थी। इस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना सबसे ज्यादा सफल भी रही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान को इस जिले ने जिस शानदार तरीके से आगे बढ़ाया, यहां के हर परिवार ने एक बहुत बड़ा उम्दा काम किया, तो स्वाभाविक मेरा मन कर गया कि चलो झुंझुनू की मिट्टी को माथे पे चढ़ा के आ जाते। वुमेन डे के मौके पर पीएम मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ने का मंत्र दिया, उनकी कामयाबी का बखान किया और राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसे कार्यक्रम का आगाज भी किया। अब किसी को भी पीएम को गाली देनी है, पीएम की आलोचना करनी है, पीएम की बुराई करनी है, तो मेरी इनको प्रार्थना है कि जितनी बार आप पीएम की बुराई करें, पीएम को आलोचना करें, अच्छा कहे बुरा कहे, भला करे न करे, लेकिन जब भी पीएम बोले, मन में पीएम आए, तो आपको नरेंद्र मोदी नहीं दिखना चाहिए, आपको पीएम सुनते ही पोषण मिशन दिखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर कोई महिला शक्ति को सलाम कर रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने 2022 तक देश से कुपोषण की समस्या को खत्म करने का संकल्प भी दोहराया। टीम न्यूज़ नेशन। ये तस्वीरें जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिलाओं के साथ बातचीत के, बच्चों के साथ मिलने जुलने की, ये तस्वीरें आपके मन में बहुत सारी भावनाएं उकेरती जरूर हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि हाँ, वाकई में आज देश की फिजा बदल रही है। लेकिन क्या वाकई में देश की फिजा बदल रही है? क्या वाकई में हम अपने देश की आधी आबादी को उसका पूरा हक दे रहे हैं? दरअसल इस बात को लेकर हम लगातार इसलिए आपके सामने उपस्थित होते रहे हैं क्योंकि ये बात उतनी ही झूठी लगती है जितनी इस तरह के मौके पर कही गई तमाम बड़ी बड़ी बातें। और वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले शुरुआत कहां से होनी चाहिए? शुरुआत वहां से होनी चाहिए जो सत्ता का केंद्र है, यानी कि राजनीति का अखाड़ा। क्या आज राजनीति में महिलाओं को उनकी जगह मिल पा रही है? क्या आज राजनीति में महिलाएं आगे बढ़ पा रही हैं? क्या आज राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देते हैं चुनाव लड़ने के लिए उसी अनुपात में जिस अनुपात में महिलाओं की कम से कम आबादी है? अरे चलिए छोड़ दीजिए, 50% नहीं, 33% भी देते हैं क्या? नहीं देते। और क्यों नहीं देते?
क्योंकि ऐसा लगता है कि महिलाएं शायद राजनीति के क्षेत्र में आ नहीं सकती, क्योंकि उनकी विनेबिलिटी पर, उनकी चुनावी जीत के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है। जब हमारे राजनीतिज्ञ महिलाओं को उनका हक नहीं देते तो हम इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों करें? और ये इसलिए हम आपके सामने रखना चाहते हैं क्योंकि आज हमारे देश में पिछले तकरीबन 15 साल से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात राजनीतिक हलकों में उठ रही है कि भाई संसद में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया जाए, लेकिन एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसने इसके लिए ठोस कदम आगे बढ़ाया हो। बातें सब करते हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ बातें हैं। संसद के बाहर संग्राम है, आरक्षण को लेकर हंगामा है। पुलिस वाले जेंट्स जो आपकी हमारी पुलिस है वो कह रही है लेडीज को मुक्का मारो, क्यों? ये तस्वीरें संसद परिसर की हैं, जहां महिला आरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अंदर संसद सत्र चल रहा था और बाहर सैकड़ों महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताएं विरोध पर उतारू थी। 33% आरक्षण की मांग को लेकर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव, सांसद रंजीता रंजन, दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी समेत तमाम महिलाओं ने संसद भवन की तरफ कूच कर दिया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं को रोकने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे संसद भवन के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मोदी जी, आप बेटी को सदन में लाइए, महिला आरक्षण बिल लाइए। कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेगी, लोकसभा और राज्यसभा में लाइए, आपकी बहुमत है। तो दूसरी ओर संसद भवन के अंदर गुब्बारे छोड़कर महिला सांसदों ने महिला दिवस सेलिब्रेट भी किया, लेकिन मांग एक ही है, महिला आरक्षण बिल आखिर कब पास होगा? हम आजाद होना चाह रहे हैं ऐसे, और हम सरकार को पूछ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल तुरंत ले आए, नहीं तो हम लेते जाएंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर मांग आज की नहीं है, बल्कि इसका इतिहास भी सालों पुराना है। ये बात भी हकीकत है कि 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास करा लिया गया था, लेकिन लोकसभा में समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे दलों के विरोध की वजह से यह बिल पास नहीं हो सका। पिछले साल सोनिया गांधी भी सरकार को पत्र लिखकर महिला आरक्षण बिल पास कराने का अनुरोध कर चुकी हैं, लेकिन फिलहाल ये बिल ठंडे बस्ते में ही पड़ा है। रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो आज 8 मार्च को जब महिलाओं के हक की बात पूरे दुनिया भर में हो रही है, आज हिंदुस्तान में भी बड़े पैमाने पर हो रही है, उनकी तमाम तरक्की को दिखाकर हम ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम कितने विकसित समाज हैं। वहीं दलील और सपना और हकीकत, इसके बीच की इस खाई को पाटने के लिए ये सवाल आज हम आपके सामने रख रहे हैं। सवाल ये है कि क्या संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए? बड़ा सीधा सा सवाल है। क्या संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ तो लिखिए NN स्पेस यस, अगर आपको लगता है ना लिखिए NN स्पेस नो। अपना SMS हमें भेजिए 56070 पर, 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए भी हमसे साझा कर सकते हैं, #NN_, उसके बाद अपनी राय लिखिए और हमें भेजिए। आपकी राय इस कार्यक्रम में हम जरूर प्रदर्शित करेंगे। आपकी राय इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज महिलाओं को लेकर दुनिया भर में एक नई अवचेतना है, लेकिन क्या वाकई में हिंदुस्तान में यह अवचेतना हकीकत बन सकता है? सियासी गलियारों में नारी शक्ति का आज तुलनात्मक नजरिया अगर सामने आकर रखें तो आइए जरा प्रदर्शित करते हैं कि दुनिया में संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 22.6% है पूरी आबादी का। नेपाल की संसद में 29.6% महिलाएं हैं, बाकी पुरुष हैं। इसके साथ साथ अगर आप अफगानिस्तान की बात करें, बहुत ही कंजर्वेटिव देश है ये, वहां भी संसद में 27.7% महिलाएं हैं, बाकी पुरुष हैं वहां की संसद में। चीन की बात करें, जहां हम मानते हैं कि बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी है, हिंदुस्तान की तरह वहां की भी लोगों की सोच है, लेकिन वहां भी 23.6% महिलाएं संसद में अपना प्रतिनिधित्व रखती हैं। पाकिस्तान की बात करें, जिसके कट्टरवाद को लेकर हम लगातार चर्चाएं करते रहते हैं, पाकिस्तान की संसद में भी 20.6% महिलाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व है। लेकिन जब हम इसके मामले में हिंदुस्तान से इसकी तुलना करते हैं तो हम एक लोकतांत्रिक पारंपरिक देश, हमारे यहां सिर्फ 12% महिलाएं हैं जो संसद में। क्या इसके बाद भी हमारे राजनीतिज्ञों को यह कहने का मौका मिलना चाहिए कि हम अपने देश में महिलाओं को बराबरी का हक देते हैं? संसद में तो हक दे ही नहीं रहे, बाकी कहां देंगे साहब?
और ये आपको यह भी दिखाते हैं कि जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो इसमें भारत वाकई में कहां खड़ा होता है। हम बात करते हैं नारियों की या महिलाओं की साक्षरता को लेकर, तो हिंदुस्तान में 68.4% महिलाएं ही पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं, यानी कि अपना नाम तक लिख पाती हैं, सिर्फ 68.4%। अगर हम बात करें शादीशुदा महिलाओं की जो कि नौकरी करने जाती हैं, सिर्फ 31% शादीशुदा महिलाएं नौकरी करती हैं, बाकी घर पर रहती हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? सिर्फ 29%, माफ कीजिएगा ये आंकड़ा थोड़ा अलग है, मैं सिर्फ शब्द अपना वापस लेता हूं, 29% शादीशुदा महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं। जी हां, घर में मारपीट, तमाशा, तंज ये होता है आज हमारी महिलाओं के साथ, 1/3 महिलाओं के साथ जो शादीशुदा हैं। और 53% ऐसी महिलाएं हैं जो एनीमिया से पीड़ित हैं, यानी कि उनके खून में विटामिन की बहुत कमी है और इसकी वजह से उन्हें काफी आयरन की कमी है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। इसके साथ साथ हर साल दहेज के लिए तकरीबन 7 से 8 हजार महिलाओं को मार दिया जाता है हमारे देश में। और उसके बाद भी हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। जरा ये सोचिए, लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो घर, स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं, लेकिन उनके बारे में कोई आवाज नहीं उठती। हमारे देश में तकरीबन 40,000 बलात्कार के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद भी क्या आपको लगता है कि महिलाएं हमारे देश में वाकई में आगे बढ़ रही हैं? ये आंकड़े हम इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि यह बहुत बुरी तस्वीर नहीं है। हां, तब्दीलियां हुई हैं, लेकिन जहां राजनीतिक ताकत नहीं है महिलाओं के हाथ में, वहां महिलाएं कहां आगे बढ़ सकती हैं? आरक्षण की बात अलग कीजिए, लेकिन आइए इस मौके पर कम से कम यह भी प्रदर्शित करें कि जो बदलाव आ रहा है वो बदलाव कितना बड़ा है। आज वायुसेना में महिलाओं को जगह दी गई है, फाइटर पायलट बन रही हैं हमारी महिलाएं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अवनी चतुर्वेदी ने आज वो कीर्तिमान स्थापित किया है जहां वो सोलो विमान उड़ाती हैं, एक फाइटर पायलट के तौर पर, MiG-21 विमान। आइए उनसे बातचीत आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। आप पहली फाइटर पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स की। किस तरीके से आपने सोचा और ये आज जो ख्याति आपने हासिल की है, किस तरीके की फीलिंग से और क्या मैसेज देना चाहेंगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे? अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे मैं यही कहना चाहूँगी सभी को, सिर्फ महिलाओं को नहीं, सभी को, कि हमें सपने बड़े देखने चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए। जब आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, परस्यू करते हैं, तो रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छे बुरे दिन भी आते हैं, लेकिन आपका उस लक्ष्य को पाने का जो जज्बा है, जो निश्चय है, वो इतना दृढ़ और इतना फर्म होना चाहिए कि आपको कोई भी चीज़ हिला ना सके। अवनी, जब आपने सोलो उड़ान भरी, एक फाइटर पायलट के लिए सबसे अहम दिन होता है, उससे पहले जब आप उड़ान भरने वाली थी, क्या कुछ मन में चल रहा था? क्योंकि वो दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम दिन होता है। स्क्वाड्रन में जब हम होते हैं तो किसी भी तरह की अलग फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पर आप एक पार्ट ऑफ टीम होते हो, एक बड़े समुदाय का हिस्सा होते हो और आपके आसपास के सब लोग भी फाइटर पायलट ही होते हैं। और सॉर्टी करने के पहले हम लोग को प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाता है। मैंने ऑलमोस्ट 1.5 महीने की ग्राउंड ट्रेनिंग की थी, उसके बाद फ्लाइंग ट्रेनिंग की, उसके बाद जा कर के फाइनली डुअल चेक देने के बाद में सोलो करने का परमिशन मिलती है, मौका मिलता है। तो इतनी प्रिपरेशन करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होता है कि आप ये चीज़ कर लोगे। और सेकेंडली एक सबने एक दिमाग में थॉट होता है कि मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने करा है, मेरे बाद भी करेंगे तो मैं भी कर ही लूँगी। इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमारे देश की महिलाएं दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही हैं। लेकिन जब पुरुष ये कहता है कि आज महिलाएं हमारे बराबर आकर खड़ी हैं, तो माफ कीजिएगा, ये रवैया अपने आप में बड़ा गलत है। महिलाएं बराबर आकर खड़ी नहीं हैं, महिलाएं बराबर हैं, ये मानना जरूरी है पुरुषों के लिए। जिस दिन भारतीय पुरुष ये मान ले, उस दिन शायद तमाम समस्याएं दूर हो जाएं। आइए आज का सवाल एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सवाल यह है कि क्या संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए? क्या संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ, लिखे इन स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखे इन स्पेस नो। भेजिए अपना SMS हमें 56070 पर, 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कर सकते हैं, #NN_। उसके बाद अपनी राय लिखे, ट्वीट कीजिए। आपकी राय इस कार्यक्रम में जरूर हम प्रदर्शित करेंगे। एक ऐसी आंधी उठी है नफरत की, जो उठी तो त्रिपुरा से, लेकिन उसकी गूंज सुनाई दे रही है तमिलनाडु और केरल तक। जी हां, मूर्तियों को तोड़ने का यह सिलसिला कुछ इस तरीके से सामने आया है कि अब लगातार
मूर्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी मूर्तियों के मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई। लगातार प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता इस पर अपनी टिप्पणियां सामने रख रहे हैं, लेकिन एक अजीब सा असहिष्णु माहौल तैयार करने की कोशिश हिंदुस्तान में की जा रही है, जो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। नफरत की एक ऐसी संस्कृति है, सियासत में उठा एक ऐसा उफान है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? मूर्ति तोड़ सियासत को आखिर कौन हवा दे रहा है? सियासत की एक ऐसी रवायत है। नफरत की सियासी आंधी उठी त्रिपुरा से और पूरे देश में इसका असर दिख रहा है। महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा। वैसे तो केरल और कन्नूर वाम दलों और संघ कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प के लिए कुख्यात रहा है, लेकिन हैरानी की बात है, यहाँ उपद्रवियों ने शांति के उस पुजारी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिनका ना संघ से न ही वामपंथ से नाता रहा है। कन्नूर के थाली परंबा में महात्मा गांधी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। जब किसी ने प्रतिमा की है, वो इज्जत दिखाना चाहता है, उनको भी हम रिस्पेक्ट देना चाहेंगे। और हमारी जो गणतंत्र है, दे शुड बी बॉन्ड्स ऑफ डिसेंसी दैट यूनाइट अस टुगेदर। केरल में बापू की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं तमिलनाडु में पेरियार की मूर्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के बाद उपद्रवियों ने अंबेडकर मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। चेन्नई के तिरुवत्तियोर इलाके में अंबेडकर की मूर्ति पर पेंट पोत दिया गया। This kind of politics cannot continue. They have to understand. You cannot threaten people by destroying statues, and you can't do away with ideologies by targeting statues. मूर्ति तोड़े जाने पर उठे सियासी बवंडर की यह तस्वीरें कोलकाता की है। कोलकाता की सड़कों पर संग्राम मचा है। यहाँ बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के पास झड़प हुई है। कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा से तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी में काफी गुस्सा है। पूरे मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सियासत में इस तरह नफरत की संस्कृति कभी नहीं देखी गई। मूर्ति तोड़े जाने की घटनाओं का पीएम मोदी भी विरोध कर चुके हैं, लेकिन सख्त कदम उठाने की चेतावनी के बावजूद घटनाएं कम नहीं हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। बताइए, मूर्तियां तोड़े जाने की श्रृंखला में बापू के चश्मे को भी तोड़ दिया। अगर हम बापू को भी नहीं मानते तो किसे मानते हैं? बापू को इज्जत नहीं दे सकते तो किसे देंगे? बात करते हैं एनडीए कुनबे की, जिसमें ऐसा लगता है कि टूट फूट शुरू हो गई है। टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से तो अपना नाता नहीं तोड़ा, लेकिन टीडीपी के 2 मंत्रियों ने सरकार से अपना नाता तोड़ लिया है। और मुद्दा एक ही है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि चंद्रबाबू नायडू को एक बार फिर समझा बुझा लिया जाए और इसे लेकर तमाम पैरोकारी की जा रही है। मामला अभी सुलझा नहीं है। चंद्रबाबू नायडू न तो कांग्रेस को बख्श रहे हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी को। ये तस्वीरें संसद में टीडीपी सांसदों के हंगामे की है। टीडीपी नेता आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। इस मुद्दे पर तल्खी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि टीडीपी ने सरकार से अलग होने का फैसला कर लिया। टीडीपी के दोनों मंत्रियों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। It is not a good move, but unfortunately, because of unavoidable circumstances, we are stepping down as ministers. But still, our president said that we will continue to be a partner of NDA. आपको बता दें, टीडीपी एनडीए का तीसरा सबसे बड़ा दल है। लोकसभा में टीडीपी के 16 सांसद हैं। सरकार से अलग होने का फैसला बड़ा है। हालांकि अभी एनडीए से नाता तोड़ने का फैसला चंद्रबाबू नायडू ने नहीं किया है। जानकारों के मुताबिक 2019 चुनावों से पहले आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जा की मांग जोर पकड़ रही है। जगनमोहन रेड्डी की अगुवाई वाली वाईएसआरसीपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। कुछ जानकारों के मुताबिक रायलसीमा इलाके में टीडीपी के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है, लिहाजा विशेष राज्य के दर्जे के बहाने टीडीपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। चुनावी पंडितों की माने तो अगर साल 2014 में टीडीपी बीजेपी से गठबंधन नहीं करती तो उसकी हालत ज्यादा खराब हो सकती थी। यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए का दामन छोड़ने के मुद्दे पर पसोपेश में है। उन्होंने अभी तक पैचअप की गुंजाइश छोड़ रखी है। वो ये जानते हैं कि पीएम मोदी भी नहीं चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश में एक मजबूत साथी को पाला बदलने का मौका मिल जाए। खबर है कि पीएम मोदी ने टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की है। इस सियासी खींचतान का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन।
लेकिन सियासत के नाम पर जो कुछ कर्नाटक में हो रहा है वो हमारे देश के टुकड़े करने से कम की बात नहीं है। कर्नाटक अपने झंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। जी हां, कर्नाटक राज्य अपना एक अलग झंडा लेकर आगे आना चाहता है। ये झंडा कर्नाटक या यूं कहें कि कर्नाटका लोगों के अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल ये है कि क्या आज राज्यों को इस बात की अनुमति दी जानी चाहिए कि वो अपना झंडा रखें, यानी कि एक तरफ हमारे देश का तिरंगा और दूसरी तरफ राज्य का झंडा, क्योंकि यही कोशिश की जा रही है कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक ने दरअसल जम्मू कश्मीर राज्य के तर्ज पर इस कोशिश को आगे बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वजह से वहां पर खास करके जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं उसके आधार पर दो झंडे का प्रावधान है, यानी कि एक राज्य का झंडा और दूसरा देश का झंडा। और ऐसे लेकर काफी विवाद भी हुआ, क्योंकि कई सरकारी गाड़ियों पर एक साथ देश का तिरंगा और जम्मू कश्मीर का झंडा दिखाई दिया। तो क्या अब कर्नाटक में भी कर्नाटक सरकार की चली तो कुछ ऐसा ही होगा? तो फिर क्या बिहार में ऐसा ही होगा, उत्तर प्रदेश में ऐसा ही होगा, पूरे देश भर में ऐसा होगा? तो क्या वाकई में हम एकजुट हो रहे हैं या ये हमारे विघटन की पहली कड़ी है? पीली, सफेद और लाल पट्टी वाले इस झंडे को नई पहचान दिलाने की कोशिशें हुई। पहचान कर्नाटक के नए ध्वज के तौर पर। अब तक जम्मू कश्मीर का अपना झंडा था, अब कर्नाटक इस झंडे को लेकर अपनी पहचान बनाने में जुटा है। कर्नाटक में लंबे समय से राज्य के लिए अलग झंडे की मांग उठती आई है। अब राज्य की सिद्धरामैया सरकार ने सूबे के लिए एक झंडे की सहमति दे दी है और इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। कर्नाटक से भले ही सफेद, लाल और पीले झंडे को मंजूरी मिल गई हो, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इसे मंजूरी देने पर अब भी संशय बरकरार है। पहले भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संविधान में एक देश एक झंडे के सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट किया था कि तिरंगा ही पूरे देश का ध्वज है। आपको बता दें कि संविधान में फ्लैग कोड के तहत देश में एक झंडे को ही मंजूरी दी गई है, इसलिए देश का एक ही झंडा होगा। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो राज्यों के लिए अलग झंडे की अनुमति देता हो या ऐसा करने को प्रतिबंधित करता हो। पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली कर्नाटक सरकार ने झंडे का डिजाइन तैयार करने के लिए एक 9 सदस्यों की कमेटी का गठन किया था, तब भी बीजेपी ने इसका विरोध किया था। अभी तक देश में जम्मू कश्मीर ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास अपना अलग झंडा है। संविधान की धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को खास दर्जा दिया गया है। हम आपको बता दें कि इससे पहले कर्नाटक के स्थापना दिवस पर हर साल 1 नवंबर को राज्य के कोने कोने में अलग झंडा फहराया जाता है। गृह मंत्रालय कह चुका है कि कर्नाटक का अपना एक झंडा है जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, सरकार का नहीं। राज्य में तमाम बड़ी जन योजनाओं में इस झंडे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस झंडे को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या अन्य सरकारी कार्यक्रमों में सरकार द्वारा नहीं फहराया जा सकता। बेंगलुरु से याशिर मुश्ताक के साथ टीवी न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से अमेरिका में जबरदस्त तूफान आया हुआ है। ये बर्फीला तूफान है जिसने अमेरिका को पूरे तरीके से अपने कब्जे में कर रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ सफेद चादर है बर्फ की, जिंदगी मुहाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 2600 उड़ानों को रद्द किया गया है अमेरिका में। ये बर्फीला तूफान बहुत कुछ तबाह कर रहा है अमेरिका में। मौसम की मार से अमेरिका बेहाल है। बर्फीले तूफान ने न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया समेत कई शहरों को मानो जमा कर रख दिया है। आसमान से गिरती सफेद आफत ने घर से लेकर सड़क तक सबको शिकंजे में कस लिया है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी है। घर से लेकर पेड़ सब कुछ सफेद नजर आ रहा है। कुदरत की मार से फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क सिटी तक बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे करीब 5 करोड़ लोग प्रभावित हो गए। बर्फीले तूफान का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा। एयरपोर्ट पर हवाई जहाज बर्फ के आगोश में घिरे नजर आए, जबकि सैकड़ों मुसाफिर एयरपोर्ट पर बंधक बनकर रह गए। खराब मौसम के चलते कुल 2600 से ज्यादा उड़ान सेवा रद्द करनी पड़ी। अकेले न्यूयॉर्क में ही 1900 फ्लाइट्स कैंसिल की गई। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने तूफान की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क सिटी में 1 फीट या उससे ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। अधिकारियों ने लोगों से घर में ही रहने का आग्रह किया है। बर्फीले तूफान के चलते कई इलाकों में बिजली कड़कने की आवाजें सुनाई देती रही। बर्फ को हटाने के लिए भारी भरकम मशीनों को लगाया गया है ताकि लोगों की परेशानी को कम किया जा सके। अमेरिका के पूर्वी तटीय इलाके में 3 मार्च के बाद दूसरी बार ऐसा बर्फीला तूफान आया है, जिसके बाद लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फीले तूफान की वजह से 7 लोगों की जान जा चुकी है।
18 न्यूज नेशन।